अभी हमने लास्ट लेक्चर में बातें करी थी कि भाई टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कौन कौन से वेक्टर्स के टाइप्स होते हैं। ठीक है, आज हम आगे उस पर बात करते हैं कि जैसे हम स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करते थे, उसमें हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती थी। सीधा मैग्नीट्यूड ही ऐड होता था, मैग्नीट्यूड ही सब्ट्रैक्ट होता था, मैग्नीट्यूड ही मल्टीप्लाई होता था, मैग्नीट्यूड ही डिवाइड होता था। ठीक है, लेकिन वेक्टर में जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये कुछ अलग होगी। जैसा कि मैंने आपको कहा था, जब वेक्टर की हमने डेफिनेशन की बात करी थी कि वो क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और वो एक सेट ऑफ लॉज को क्या करती हो, फॉलो करते हो, है ना, तो वो क्वांटिटीज हमारी क्या कहलाती है, वेक्टर कहलाती है। तो वो जो सेट ऑफ लॉज जिसकी मैं बात कर रहा था, उनके बारे में अब हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एडिशन जब हम दो वेक्टर्स का करते हैं वो डायरेक्ट नहीं होता, उसके लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं, उन लॉज को हमें क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। ठीक है, तो वैसे तो वेक्टर के एडिशन के लिए टोटल बेटा 3 लॉज अवेलेबल है हमारे पास, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक लॉ समझाऊंगा और उस एक लॉ से मैं आपको ये प्रूव करूंगा कि जो मैं ट्राइंगल लॉ आपको समझाने वाला हूं, और वहां से मैं आपको ये प्रूव करूंगा कि भाई साहब जो आपका पैरेललोग्राम लॉ है और जो पॉलीगन लॉ है वो एक्चुअली ट्राइंगल लॉ का ही मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है भाई, ये बात सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, ये कहता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स किसी एक ट्राइंगल की, जैसे मान लो मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, तो ये वाला जो लॉ कहता है, ये कहता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स किसी एक ट्राइंगल की दो कंजिक्यूटिव आर्म्स, कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार, है ना, की फॉर्म में इन ऑर्डर रिप्रेजेंट होता हो। इन ऑर्डर का मतलब ये जहां पे ये खत्म हुआ वहां पे ये दूसरा वाला शुरू हुआ। ठीक है, अगर कोई भी दो वेक्टर्स एक ट्राइंगल की दो आर्म्स की फॉर्म में, दो कंजिक्यूटिव आर्म्स की फॉर्म में इन ऑर्डर रिप्रेजेंट होते हो, तो उस ट्राइंगल की जो तीसरी आर्म है, द थर्ड आर्म ऑफ ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। देखो इन ऑर्डर क्या होता, जहां पे ये दूसरे खत्म हुआ वहां पे तीसरा क्या होता, शुरू होता। हम अपोजिट ऑर्डर में ले रहे हैं, यानी जहां पे ये दूसरा खत्म हुआ वहीं पे भी ये तीसरा भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, तो वापस सुनिएगा मेरी बात को और समझिएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स किसी एक ट्राइंगल की दो कंजिक्यूटिव आर्म्स की फॉर्म में इन ऑर्डर रिप्रेजेंट हो रहे हो, तो ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है उसको अगर हम अपोजिट ऑर्डर में लेते हैं तो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज इन दोनों वेक्टर्स के किसको रिप्रेजेंट करेगी, सम को रिप्रेजेंट करेगी। यानी ये वाला जो वेक्टर है ये हमारा किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, क्या है, अगर दो वेक्टर्स किसी ट्राइंगल की कंजिक्यूटिव आर्म्स की फॉर्म में से इन ऑर्डर रिप्रेजेंट होते हो, तो ट्राइंगल की थर्ड आर्म ऑपोजिट ऑर्डर में इन दोनों वेक्टर्स के
सम को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है भाई, बात समझ में आई। अगर कोई भी दो वेक्टर्स किसी एक ट्रायंगल की दो कंसेक्यूटिव आर्म्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हो तो ट्रायंगल का जो थर्ड आर्म है वो ऑपोजिट ऑर्डर में इन दोनों वेक्टर्स के सम को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। यानी इस थर्ड आर्म की जो लेंथ है यानी मैग्नीट्यूड जो है वो इन दोनों वेक्टर्स के सम के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और इसकी जो डायरेक्शन है वो इन दोनों वेक्टर्स के सम के डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बराबर इक्वल वेक्टर्स याद है ना आपको, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, तो डेफिनेटली ये तीसरी आर्म इन दोनों के सम के इक्वल होगी। कहने का मतलब है, ठीक है। अब ये तो बात हमारे को ठीक है भाई, समझ में आई थी बात। अब मेरे को बेसिकली ये लेंथ पता है, ए वेक्टर जो मेरा है वो मुझे पता है ना, ए वेक्टर की डायरेक्शन पता है, उसका मैग्नीट्यूड पता है। सपोज ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वैसे तो कैसे रिप्रेजेंट होता है, ऐसे रिप्रेजेंट होता है, लेकिन यहां पर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सपोज सिंपल ए से, ठीक है। और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बी से, यानी दिस लेंथ इज ए एंड दिस लेंथ इज बी। गॉट इट? तो अब मेरे को ये पता है, ये पता है, और सपोज ये वाला एंगल पता है, दिस एंगल, ये किस किस के बीच में है, ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन के बीच में एंगल, दैट इज समथिंग थीटा, है ना। अब मेरे को ये लेंथ चाहिए और ये डायरेक्शन चाहिए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए और बी। क्लियर है? मेरे को जो पता है वो या तो ए की डायरेक्शन पता है या बी की डायरेक्शन पता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो अब मैं इसको निकालने के लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री का यूज करूंगा। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस पॉइंट से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, मैंने इस ट्राइंगल को नाम दिया सपोज पी क्यू आर, है ना, और ये पॉइंट को हमने नाम दे दिया एस। तो यहां पर हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, क्यू एस आर। इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल क्यू एस आर, ये इसके, ये तो है हमारा ट्राइंगल लॉ का स्टेटमेंट, ठीक है। इसके आगे जो मैं बात कर रहा हूं यहां पर बेसिकली ये है हमारा एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो ये मैं इस फिगर से आगे मैं बात कर रहा हूं, कौन से ट्राइंगल में हम बात कर रहे थे, इन ट्राइंगल क्यू एस आर। क्या क्यू एस आर में हमारे को एक आर्म पता है और एक एंगल पता है, तो क्या हम बाकी दो आर्म्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करते हुए निकाल सकते हैं। आपको अगर याद हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज अगर मैं करता हूं तो वो हमारा साइन थीटा के इक्वल होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज अगर मैं करता हूं तो वो हमारा कोस थीटा के इक्वल होगा। तो यहां से क्या मेरे को परपेंडिकुलर और बेस निकल करके आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी दो आर्म्स निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं। तो इन ट्राइंगल क्यू एस आर, एक बार मैं ले लेता हूं साइन थीटा। साइन थीटा हमारा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर, इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा आर एस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज क्यू आर, ठीक है। आर एस हमारे को निकालना है, क्यू आर हमारे को पता है, यानी इसको क्या मैं लिख सकता हूं, आर एस डिवाइड बाय क्यू आर हमारा किसके बराबर है, बी के बराबर है। गॉट इट? तो यहां से क्या मैं आर एस को क्यू साइन थीटा कह सकता हूं, नहीं कह सकता, बोलिए भाई, श्योर। ऐसे ही दूसरा अगर मैं कोस थीटा भी निकालता हूं, इसमें कोस थीटा हमारा किसके बराबर होगा भाई, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है यहां पर, क्यू एस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कौन है, क्यू आर।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब अगेन क्यू एस मुझे नहीं पता, क्यू आर हमारा किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो क्या यहां से मैं क्यू एस भी निकाल सकता हूं? कितना आ जाएगा भाई, बी कोस थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी ये जो लेंथ है मेरे पास, ये हुई बी कोस थीटा, और ये वाली जो लेंथ है ये मेरे पास हुई बी साइन थीटा, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ये बी कोस थीटा है, ये वाली हमारी कितनी है, ए है। तो क्या ये पूरी लेंथ कौन सी, ये वाली लेंथ ए प्लस बी कोस थीटा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलिए भाई, श्योर है, पक्का, ठीक है। अब एक और राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है मेरे को, पी एस आर, है ना। तो इस पी एस आर के अंदर भी अगर मैं, मेरे को ध्यान से देखिएगा, पी एस आर के अंदर मेरे को ये आर्म पता है, मेरे को ये आर्म पता है, क्या मैं ये वाली आर्म निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? बोलिए भाई, श्योर, पक्का, 100%। तो अब मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल पी एस आर, हम यूज करते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यूज करता हूं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर हमारा किसके बराबर होगा, बेस का स्क्वायर पी एस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी एस आर का स्क्वायर। गॉट इट। तो पी आर का जो स्क्वायर है वो अल्टीमेटली हमारा किसके बराबर हो, पी एस किसके बराबर है भाई, ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, और एस आर हमारा किसके बराबर है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। गॉट इट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूं, पी आर स्क्वायर, देखो ये होल स्क्वायर बोलते हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a बी कोस थीटा, है ना, प्लस इसका होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है भाई। अब इसमें जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ये वाला बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आएगा भाई, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। तो क्या डायरेक्ट लिख दूं मैं क्या, कि पी आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंदर में आना था कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा किसके बराबर होगा भाई, 1 के बराबर होगा। तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस बचा कौन, 2ab कोस थीटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहां से अगर मैं पी आर की वैल्यू निकालना चाहूं तो पी आर कितना आ जाएगा भाई, दोनों साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट वैसे तो प्लस माइनस में आता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए माइनस साइन हम यहाँ पे नहीं लेंगे, तो प्लस आ जाएगा कितना, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और ये मैंने आपको बोला कि भाई ये जो आर्म है यानी पीएस जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज किसको रिप्रेजेंट करेगी, लेंथ वाइज किसको रिप्रेजेंट करेगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी कि नहीं करेगी। यानी ये हमारा अल्टीमेटली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड, वो हमारा किसके बराबर है, पी आर के बराबर है कि नहीं है। सो कैन आई से दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा किसके बराबर आ गया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, ये तो इन दोनों वेक्टर्स के सम का क्या आया,
मैग्नीट्यूड है। लेकिन वेक्टर कब कंप्लीट होता है? जब हमें क्या क्या पता हो, मैग्नीट्यूड पता हो और डायरेक्शन पता हो। तो अभी हमारे पास आधी नॉलेज तो आ गई कि भाई मैग्नीट्यूड कितना है दो वेक्टर्स के सम का, वो निकल करके आ गया। डायरेक्शन भी निकालना है हमारे को, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे भाई? उसके लिए हमारा ध्यान से सुनिएगा, मेरे को ए की डायरेक्शन पता है और मेरे को बी की डायरेक्शन पता है, तो जो हम इनका रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन हम इन ए और बी की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सपोज करो कि ये वाली आर्म और ये वाली आर्म के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज समथिंग, कुछ भी मान लो, अल्फा मान लिया मैंने, ठीक है। तो इस बड़े वाले ट्राइंगल में जरा ध्यान से सुनिएगा, इस बड़े वाले ट्राइंगल में क्या हम इस अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं? भाई मेरे को ये आर्म पता है, मेरे को ये आर्म पता है, तो क्या ये अल्फा निकाला जा सकता है? उसके लिए अगर मैं, ये परपेंडिकुलर हो गया इस अल्फा एंगल के लिए और ये क्या हो गया, बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो यूज कर लूं, ऑल्सो tan अल्फा हमारा परपेंडिकुलर यानी आर एस डिवाइड बाय पी एस के बराबर होगा कि नहीं होगा? आर एस कितना भैया, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा अपॉन पी एस, पी एस कितना भैया, ए प्लस बी कोस थीटा, है कि नहीं? तो यहां से अगर मेरे को अल्फा निकालना हो तो क्या अल्फा को मैं tan इनवर्स बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कोस थीटा कह लूं? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे को अल्फा पता लग गया तो क्या मेरे को यह पता लग गया कि ये जो डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन से इतने एंगल के ऊपर इधर की तरफ है, यानी अल्टीमेटली मेरे को इस डायरेक्शन की नॉलेज हो गई कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है उससे हमारे को दो वेक्टर्स के सम की मैग्नीट्यूड भी पता लग गया और डायरेक्शन भी पता लग गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये हमारा ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, जिससे हमने दो वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड निकाला और उसकी क्या निकाली, डायरेक्शन निकाली। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकेंड अपन बात करते हैं भाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई हम ये प्रूव करेंगे कि जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसी से ही पैरेललोग्राम लॉ डेराइव हुआ और उसी से ही हमारा पॉलीगन लॉ डेराइव हुआ। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं पैरेललोग्राम लॉ है क्या, उसके बाद अपन बात करेंगे ये ट्राइंगल लॉ से डेराइव हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट आर्म्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हो, अगर कोई भी दो वेक्टर्स किसी भी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट आर्म्स, एडजेसेंट का मतलब समझते हो ना, आजू बाजू, ठीक है, तो कह रहा है कि जो डायगोनल है इस पैरेललोग्राम का, कौन सा वाला डायगोनल, वो डायगोनल जो कि पास हो रहा है इन दोनों वेक्टर्स के ओरिजिन पॉइंट से, है ना, वो वाला डायगोनल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज इन दोनों वेक्टर्स के किसको रिप्रेजेंट करेगा, सम को रिप्रेजेंट। ठीक है भाई, ये है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहता है ये कि अगर दो वेक्टर्स किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट आर्म्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, तो पैरेललोग्राम का वो डायगोनल
जो इन वेक्टर्स के ओरिजिन से जाता है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज, या एक तरह से कहें, चलो ऐसे लिखेंगे हम इसको, एंड डायरेक्शन वाइज इन वेक्टर्स के सम को रिप्रेजेंट करेगा। क्या भाई, बात समझ में आई? क्लियर? क्या कहता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स किसी एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट आर्म्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हों, तो इस पैरेललोग्राम का वो डायगोनल जो इन दोनों वेक्टर्स के ओरिजिन से पास होता है, देखो डायगोनल दो बनते हैं, ये भी बनता है और एक ये भी बनता है, तो ये वेक्टर्स के फुट से जाता है बेसिकली, ठीक है। वो वाला डायगोनल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज इन दोनों वेक्टर्स के किसको रिप्रेजेंट करेगा? सम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि भाई मैं आपको ये प्रूव करूंगा कि पैरेललोग्राम लॉ एक्चुअल में ट्रायंगल लॉ से ही डेराइव हुआ है, यानी आपको ट्रायंगल लॉ आता है तो आपको पैरेललोग्राम लॉ की हेडेक लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे भाई, जरा ध्यान से सुनिए। क्या इस पैरेललोग्राम की ये वाली आर्म इस आर्म के इक्वल है? और क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी है ना? तो अगर मैं एक और वेक्टर ले लूं, हमारा कोई भी सी वेक्टर, ठीक है, तो क्या बी वेक्टर और सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी सेम, तो क्या बी वेक्टर और सी वेक्टर इक्वल हो गए? और अब अगर थोड़ी देर के लिए इसको आप भूल जाओ, इसको आप भूल जाओ, तो क्या ये फिगर वही बन गया जो थोड़ी देर पहले हमने स्टडी करा? इसमें ये दोनों वेक्टर्स ट्रायंगल की दो कंसेक्यूटिव आर्म्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो ट्रायंगल की थर्ड आर्म है अपोजिट ऑर्डर में, वो इन दोनों वेक्टर्स के किसको रिप्रेजेंट करेगी? सम को रिप्रेजेंट करेगी कि नहीं करेगी? यानी ये वाली जो आर्म है ये हमारी ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और हमने अभी अभी आपको कहा कि सी वेक्टर जो है वो हमारा किसके बराबर है? बी वेक्टर के बराबर है, तो क्या ये अल्टीमेटली हमारी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल हो जाएगी? सी वेक्टर लिखो या बी वेक्टर, दोनों इक्वल है वो तो, है ना? तो ये अल्टीमेटली हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी क्या ये अल्टीमेटली हमारी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डेराइव हुआ है कि नहीं हुआ? आगे अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी हो तो सारा वही आप जो है करके जो हमने पिछले इसमें किया था ट्रायंगल लॉ में, वैसे क्या आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? गॉट इट? तो इस तरीके से हमारा ये प्रूव हो रहा है कि भाई जो पैरेललोग्राम लॉ है वो ट्रायंगल लॉ से ही क्या हो रहा है? डेराइव हो रहा है। एक और लॉ होता है इसमें, दैट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है भाई। ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर कोई भी वेक्टर्स, कुछ वेक्टर्स जिनका नंबर एक पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब समझते हो, कोई भी एक टू डायमेंशनल शेप जो क्लोज फॉर्म में हो और आपका एक प्लेन के अंदर लाई करता हो। सबसे छोटा पॉलीगन कौन होता है? ट्राइंगल होता है ना, फिर रेक्टेंगल, फिर पेंटा आपका गन होता है, फिर हेक्सागन होता है ना, ऐसे ही चलता जाता है कि नहीं चलता जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि भाई साहब अगर कुछ वेक्टर्स जिनका नंबर जो है वो एक पॉलीगन की नंबर ऑफ आर्म्स के क्या हो? इक्वल, ठीक है, वो वेक्टर्स उस पॉलीगन की आर्म्स की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट होते हो इन ऑर्डर, ठीक है, तो कहता है कि उन सभी वेक्टर्स का जो वेक्टर सम होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा? जीरो वेक्टर होगा, ठीक है। ये हमारा कहता है कौन? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मैं आपको ये प्रूव कर रहा हूं
कि भाई साहब एक्चुअल में पॉलीगन लॉ जो है वो हमारा ट्राइंगल लॉ का ही मॉडिफाइड वर्जन है। उसके लिए मैं सबसे छोटा पॉलीगन लेता हूँ भाई, और सबसे छोटा पॉलीगन कौन होता है? ट्राइंगल होता है ना। तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया, सपोज ये ट्राइंगल ले लिया, और अगर ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल के अंदर कितनी आर्म्स है? 3 आर्म्स है। तो लॉ के अकॉर्डिंग हमारे को कितने वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी? 3 वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी। मैं पहले लॉ यहाँ पे स्टेट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे हमारा जो ट्राइंगल लॉ है उसकी बराबर है। ये लॉ ये कहता है कि अगर कुछ वेक्टर्स एक पॉलीगन्स की कॉन्जिक्यूटिव आर्म्स की फॉर्म में इन ऑर्डर रिप्रेजेंट हो रहे हों, जैसे मान लो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी है ना, तो कह रहा है कि इन सभी वेक्टर्स का जो वेक्टर सम है वो हमारा किसके बराबर होगा? 0। याद रहे वेक्टर में 0 नहीं होता, 0 होता है, नहीं है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। यानी अगर कुछ वेक्टर्स इक्वल टू नंबर ऑफ आर्म्स इन ए पॉलीगन, ठीक है, किसी पॉलीगन की कॉन्जिक्यूटिव आर्म्स की फॉर्म में इन ऑर्डर, इन ऑर्डर का मतलब तो अब आपको क्लियर होगा मेरे ख्याल से। जहां पे एक खत्म हो रहा है वहां पे दूसरा शुरू हो रहा है, जहां दूसरा खत्म हो रहा है वहां पे तीसरा शुरू हो रहा है, एंड सो ऑन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है। रिप्रेजेंट होते हो तो उन सभी वेक्टर्स का सम नल वेक्टर के क्या होगा? इक्वल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है। अब मैं अपनी बात को प्रूव करता हूं, मैं अपनी बात को प्रूव करता हूं कि भाई ये ट्राइंगल लॉ का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है। कैसे? जरा ध्यान दीजिए। मैं साइड में ट्राइंगल लॉ बना लूं। ट्राइंगल लॉ क्या ये था? ए वेक्टर, बी वेक्टर, और ये वाला जो था दिस इज ए वेक्टर प्लस, सपोज ये दोनों ट्राइंगल, ये और ये वाला, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है ना। ये हमारा पी क्यू, ये भी पी क्यू। ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनिए, ये पी आर और ये पी आर बराबर है, यानी इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा कि नहीं? और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किधर की तरफ है? इधर की तरफ। और सी वेक्टर किधर की तरफ है? इधर की तरफ है। क्या इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी? बोलो। तो मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन क्या? अपोजिट। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? नेगेटिव वेक्टर होंगे कि नहीं होंगे? क्या यानी मैं क्या ये कह सकता हूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ सी वेक्टर के बराबर है? बोलिए। पक्का? श्योर? और जरा यहां से भी देखिएगा, इस वाले लॉ से अगर मैं इस स्टेटमेंट को आगे बढ़ाता हूं, इसको इधर लेकर के तो जीरो वेक्टर माइनस सी वेक्टर, और जीरो वेक्टर में मैग्नीट्यूड जीरो ही है, आर्बिट्ररी डायरेक्शन है, तो अल्टीमेटली हमारा किसके बराबर होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमारा
नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर के इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्या इन दोनों से सेम रिजल्ट डेराइव होकर के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल लो कह रहा है एक्चुअली वही हमारा पैरेललोग्राम लो भी कह रहा है और वही हमारा पॉलीगन लो भी कह रहा है। तो वेक्टर्स के एडिशन के लिए अब ये आपकी चॉइस है। देखो हमने तीनों मेथड आपको बताए, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बताया हमने, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बताया हमने और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बताया। अब ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हो। तीनों एक्चुअली सेम, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है बेटा, तो अगर आपको एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स समझ में आया है तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स बहुत आसानी से आएगा। ठीक है, कैसे, जरा ध्यान दीजिए भाई। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, मान लो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है ना, तो क्या इसको मैं ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर कह दूं? बात तो यही है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का हो या ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर का, सेम चीज है कि नहीं? बोलो, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इस बेस पे जरा ध्यान से सुनिएगा। अब आपका काम बड़ा आसान है। कैसे भाई? ट्राइंगल लो लगाऊंगा मैं इसमें सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए और एडिशन के तरीके से करूंगा, जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पे चल रहे हैं भाई? थीटा एंगल। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, हमारे को चाहिए क्या? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जो अल्टीमेटली इक्वल है ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। यानी इस बार मुझे बी वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर चाहिए। और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो? बी के बराबर हो, लेकिन डायरेक्शन बी के क्या हो? अपोजिट। तो अगर मैं ये वेक्टर देखो इतना है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या ये अल्टीमेटली माइनस ऑफ बी वेक्टर के इक्वल हो जाए? बोलिए, श्योर। तो अब यहां पर जरा ध्यान से सुनिए, क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर इस ट्राइंगल की दो कंसेक्यूटिव आर्म्स की फॉर्म में इन ऑर्डर रिप्रेजेंट हो रहे हैं? तो जो तीसरी आर्म है वो अपोजिट ऑर्डर में इन दोनों वेक्टर्स के किसको रिप्रेजेंट करेगी? सम को रिप्रेजेंट करेगी कि नहीं करेगी? यानी ये वाली आर्म जो है ये हमारी ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर के इक्वल, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के इक्वल होगी। बोलो, अब देखो डिफरेंस क्या आया सब्ट्रैक्शन में, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब हम एडिशन कर रहे थे तो जिन दो वेक्टर्स का हम एडिशन कर रहे थे उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना था? थीटा। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? क्या ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा हो जाए? भाई ये पूरा एंगल कितना है? 180 का है कि नहीं है? इसमें से ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी पूरे का पूरा मैं उसी कॉन्सेप्ट से करूंगा, ध्यान से सुनना जरा, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा डिफर हो गया। क्या डिफर हो गया? पहले हम दो वेक्टर्स जिनको हम ऐड कर रहे थे, अगर आपको याद हो, ये हमारा ये वाला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर था। इसमें जो जिन दो वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे थे वो दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पे काम कर रहे थे? थीटा एंगल पे काम कर रहे थे। कर हम यहाँ पर भी एडिशन रहे हैं, यहाँ पर भी हम इस वेक्टर और इस वेक्टर का एडिशन रहे हैं, लेकिन इस बार ये दोनों वेक्टर्स थीटा की जगह कितने एंगल पे काम कर रहे हैं? 180 माइनस थीटा पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो अगर मैं पूरा डेरिवेशन चाहे तो मैं दोबारा कर सकता हूँ, या फिर मैं सीधा जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया था उसमें थीटा की जगह 180 माइनस थीटा अगर रख दूँ तो मेरा काम बन जाएगा कि नहीं? यानी अगर मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो वो अल्टीमेटली ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जो कि हमारा ट्राइंगल लॉ से कितना आया था? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स।
और इस बार एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कितना है 180 माइनस थीटा, है कि नहीं। और cos 180 माइनस थीटा जो होता है बच्चे वो हमारा माइनस ऑफ cos थीटा के इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो सीधा सीधा मैं लिख दूं कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2ab cos थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिए भाई, श्योर, पक्का। और अगर ये वाला हमारा a वेक्टर से, ये जो a वेक्टर माइनस b वेक्टर है, ये a वेक्टर से कुछ एंगल सपोज बीटा, ये वाला एंगल हमारा कितना माना था हमने अल्फा, ये वाला अपन मान लेते कितना है बीटा है। तो उसी वाले डेरिवेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बीटा निकालना चाहें, आल्सो इफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर मेक्स एंगल बीटा विद किससे a वेक्टर से, तो क्या हो जाएगा देन बीटा बराबर वो वाले रिजल्ट से हम फॉलो करेंगे इस चीज को, tan इनवर्स क्या था याद करो b sin थीटा, है ना। थीटा की जगह यहां पे हम क्या रखेंगे 180 माइनस थीटा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा होता था वहां पे, यहां पे थीटा की जगह क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है बच्चा। साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है साइन थीटा के बराबर होता है, तो ऊपर हमारा ये साइन थीटा आ जाएगा और नीचे cos 180 माइनस थीटा अगेन माइनस cos थीटा के बराबर होता है, तो ये a प्लस बी cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा a माइनस बी cos थीटा आ जाएगा, यानी बीटा जो है हमारा वो किसके बराबर आ गया tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। याद रहे a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया था वो कितना आया था रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आया था कि नहीं आया था। और हमने आपको कहा था कि अगर a वेक्टर प्लस b वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा विद किससे a वेक्टर से, देन अल्फा हमारा किसके बराबर आया था tan इनवर्स b sin थीटा ओवर a प्लस b cos थीटा। तो इन दोनों रिजल्ट्स को आप पैरेलल याद रख सकते हो, ठीक है भाई। दो वेक्टर्स के एडिशन में जो cos वाली टर्म है वो पॉजिटिव आएगी हमारा मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, ठीक है। और दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन में जो cos वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपको डायरेक्टली ये वाली बात यहाँ पे क्या रखनी है याद रखनी है, ठीक है भाई। आई होप आपको आज जो हमने वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मैं इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके ऊपर बात करूंगा, ठीक है भाई।